Assalamualaikum students, and I'm Khalid here, Head of Department of Chemistry from the LIMS University. आप सबका लेक्चर नंबर 8 जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो है वो आज होने जा रहा है। पिछले लेक्चर में हमने क्वालिटी जो मैनेजमेंट होती है उसके कुछ फैक्टर्स पढ़े थे। आई थिंक आपको 12 फैक्टर्स मैंने लिखवाए थे कि वो कैसे जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो किस तरीके से जो है वो ग्रो अप होता है या वो किस तरीके से चलता है। आज हमारा जो बेसिक लेक्चर है वो क्वालिटी एश्योरेंस पे है। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है, उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, अगर उसमें से कोई एक कंपोनेंट भी मिस हो जाता है तो क्वालिटी कभी भी एश्योर नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये क्वालिटी एश्योरेंस है क्या। क्वालिटी एश्योरेंस की जैसा कि डेफिनेशन आपको पहले भी मैंने लिखवाई थी, क्वालिटी एश्योरेंस की भी, क्वालिटी कंट्रोल की भी, तो वो भी आप एक किसकी बजाय कर सकते हैं। ऑल द प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़, ठीक है, इसमें तमाम प्लान की हुई और एक सिस्टमाटाइज एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, यानी इम्प्लीमेंट किया जाता है क्वालिटी सिस्टम के साथ। यानी प्लान्ड और सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़ जिनको क्वालिटी सिस्टम के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है और फिर उन्हें डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, नीडेड टू प्रोवाइड डेडिकेट कॉन्फिडेंस। उन्हें इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि जो एडिकेट कॉन्फिडेंस लेवल है वो उसका बरकरार रख सके। वो कॉन्फिडेंस जो कोई भी एंटिटी जो है वो फुलफिल करती है अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए फॉर क्वालिटी। क्वालिटी के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के लिए कोई भी एंटिटी जो है वो एडिकेट कॉन्फिडेंस की नीडेड होती है, यानी उसे कॉन्फिडेंस जो है वो चाहिए होता है। जब तक उसे वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड नहीं होगा कभी भी क्वालिटी एश्योर नहीं हो सकती। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, ऑल द प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़ जिन्हें किसी भी क्वालिटी सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया जाता है और उन्हें डेमोन्स्ट्रेट ऐसे किया जाता है जिसमें हम ज़रूरियात पढ़ते हैं या नीड पढ़ते हैं जो एडिकेट कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए। एडिकेट कॉन्फिडेंस के लिए जो नीड होती है वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती है किसी भी क्वालिटी की। उसके बाद इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल गिवन है कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो है क्या। इट अचीव ऑल दोज ऑब्जेक्टिव्स, ये अचीव करती है उन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को जो प्रोटोकॉल्स को इस्टेब्लिश करते हैं एंड और हमें ये क्वालिटी क्राइटेरिया बताते हैं कि जो क्वालिटी है उसका क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब किस मायार की बुनियाद पर हम क्वालिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लैब वर्क एंड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क विद इन विच द इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें कुछ इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल होते हैं। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल से मुराद हमारा स्टाफ होता है, हमारे ट्रेनर्स होते हैं, हमारे ट्रेनीज होते हैं जो कि क्वालिटी कंट्रोल के इंटरनल हिस्सा होते हैं। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल में दूसरी इंडस्ट्रीज के लोग आ जाते हैं, दूसरी कंट्री के लोग आ जाते हैं, कैन बी अफेक्टिव, जो कि अफेक्टिव हो सकते हैं। तो इसमें हमें लैब वर्क को भी एस्टैब्लिश करना होता है और उन तमाम एस्पेक्ट्स को जो कि एक फ्रेमवर्क देते हैं। किसको फ्रेमवर्क देते हैं? इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को या फिर एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को। तो ये जब उनको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं तो तब हमें क्या हासिल होता है? क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? ऑल द प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक एक्टिविटीज implemented within the quality system and demonstrated as needed to provide adequate confidence that an entity will fulfill the requirements for quality. It achieves all those objectives by establishing the protocols and quality criteria for all aspects of lab work and provide a framework within which the internal quality control and external quality control can be effective. नेक्स्ट पे अब हम कुछ जो हैं वो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे क्वालिटी एश्योरेंस के। क्वालिटी एश्योरेंस के कंपोनेंट से मुराद ये है कि इसके हिस्से क्या हैं।
कौन सी चीज़ ऐसी है कि अगर एक भी कंपोनेंट किसी भी वजह से मिसअप हो जाता है तो क्या क्वालिटी कंट्रोल वैसे ही रहेगा जैसे था। तो ये हमारे पास 8 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के। अब वो 8 कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है मैनेजमेंट का। आपने पढ़ा होगा पहले भी बहुत बार कि मैनेजमेंट जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है किसी भी टीम का। जब चीज़ें मैनेज फॉर्म में होती हैं तो उन्हें उसी वक्त ही प्रॉपरली जो है वो वेरीफाई किया जाता है और उन्हें वैलिडेट किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं क्या कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस का कंपोनेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिसमें क्या करना है, इसमें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में एक स्ट्रक्चर दिया जाता है कि लेबॉर्ट्री का वर्क जो है वो किस तरीके से करना है। ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये क्लियरली डिफाइन करते हैं कि कम्युनिकेशन चैनल्स कितने हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो क्या हैं। विद इन द स्ट्रक्चर ईच मेंबर ऑफ द स्टाफ वुड बी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें स्टाफ के जो मेंबर होते हैं वो सीखते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को, वो उसको सीख कर क्या करते हैं, अपने सुपरवाइज़र से उसकी मदद भी ले सकते हैं। तो ये जो क्वालिटी अश्योरेंस होता है इसके अंदर मैनेजमेंट को डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में क्लियरली डिफाइंड ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं कि एक बंदे की ये ड्यूटी है, दूसरे बंदे की ये ड्यूटी है। तो ये बहुत अफेक्टिव मैनेजमेंट रोल होता है इसमें। तो इसमें क्या है कि क्वालिटी एश्योरेंस का जो ऑफिसर होता है उसे मैनेजमेंट की इंटरफेरेंस से फ्री रखा जाता है। यानी वो जो भी मैनेजमेंट उन्होंने की हुई है अपनी स्टाफ ने, ये उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन वो भी रिस्पॉन्सिबल ज़रूर होता है रिक्वायर्ड ड्यूटीज़ का। यानी अब ये है कि क्वालिटी एश्योरेंस का एक ऑफिसर होता है। अब वो ऑफिसर क्या करता है, वो ऑफिसर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता खुद से कि वो क्या करे कि वो खुद से जो है वो क्वालिटी एश्योर के जो मेंबर हैं वो उन्हें गाइड कर सकता है, लेकिन इंटरफेयर नहीं कर सकता। मगर वो इतना हक ज़रूर रखता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो उनको इजीली बता सके। तो सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास कंपोनेंट आता है वो आता है ट्रेनिंग का। मैनेजमेंट तभी अच्छी हो सकती है जब हम चीज़ों को ट्रेन करेंगे। इसमें स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये इसमें स्टाफ को ट्रेन कैसे किया जाता है। ट्रेनिंग जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में होती है। कभी कभी बाज़ों का ट्रेनिंग जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में होती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेनिंग जो है वो पर्सनल हो। पर्सनल का मतलब ये कि स्टाफ को पर्सनली तौर पर भी ट्रेन किया जाता है और स्टाफ को डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में भी किया जाता है। पर्सनल फॉर्म में कैसे किया जाता है, बहुत सारा स्टाफ जो ऐसा होता है जिसकी ड्यूटीज़ जो हैं, जिनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन्हें पर्सनली तौर पर जो है वो बुलाकर समझाया जाता है। तो ये जो ट्रेनिंग का लेवल होता है ये बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। स्टाफ को इसमें स्टाफ की जो एबिलिटी होती है उसको 100% इंश्योर करवाया जाता है कि स्टाफ क्या वाकई में इस काबिल है। अगर तो स्टाफ इस काबिल है तो फिर उन्हें आगे भेजा जाता है, अदरवाइज उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है। जो थर्ड वन कंपोनेंट है वो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। इन्हें एसओपीज भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये एस छोटा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये एक्चुअली किसी भी क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोग्राम के लिए एक लाजमी, जैसे जान देने वाला या जान कह लें कि उसका हिस्सा होता है, जैसे किसी चीज़ की जान होती है, इसी तरीके से एसओपीज भी किसी क्वालिटी एश्योरेंस का एक कोर होते हैं, एक जानी हिस्सा होते हैं। इसमें भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो लेबॉर्ट्री को कंडक्ट किए जाते हैं। एसओपीज में सैम्पलिंग सिखाई जाती है, एनालिसिस सिखाया जाता है कि सैंपल आपने किस तरह से लेना है। इसके अलावा इसमें ये बताया जाता है कि सैंपल तो आपने ले लिया, फिर उसे इक्विपमेंट कौन सा इस्तेमाल करना है, एनालिसिस कैसे करना है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे बढ़ाना है, कैलिब्रेशन एटसेट्रा। इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ये सब चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाती हैं। अब नंबर 4 पे है लेबॉर्ट्री की फैसिलिटीज़। लेबॉर्ट्री की फैसिलिटीज़ क्या होती हैं कि इसमें ज़ाहिर सी बात है लैब वर्क के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। उसमें
हो सकता है कुछ एडिशनल वर्कलोड भी आ जाए किसी एक स्टाफ मेंबर पर, तो फिर ये एसेंशियल हो जाता है कि स्टाफ इक्विपमेंट, स्पेस, सप्लाईज ये सफिशेंट हैं। यानी लेबॉर्ट्री फैसिलिटी में ये आ जाता है कि जितनी आपने स्टाफ रखा हुआ है क्या वो सफिशेंट है इस काम के लिए, ठीक है। तो इन्वायरमेंट जो है वर्क जिसमें कोई भी इन्वायरमेंट में वर्क हो रहा है, क्या वो इन्वायरमेंट जो है वो गुड है, गुड से मुराद ये क्या वो इन्वायरमेंट जो है वो वैलिड है। ऐसा तो नहीं है कि वो इन्वायरमेंट ही ठीक नहीं है जिसमें आपका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया जा रहा है। आपका इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए, टाइडी होना चाहिए, और उसमें इन्वायरमेंट में इतना स्पेस होनी चाहिए कि वो किसी भी सैंपल का रिस्क ना उसमें आ सके। यानी ये ना हो कि आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं सैंपल को तो वो इन्वायरमेंट ही उसका ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको स्टोरेज स्पेस चाहिए होता है, ग्लासवेयर का, केमिकल्स का, सैंपल्स का और इन सारी चीज़ों का। इसमें कंज्यूमेबल इस्तेमाल होते हैं। कंज्यूमेबल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ कंज्यूम कर दी जाए बाद में दोबारा से इस्तेमाल ना की जा सके। तो ये जो लेबॉर्ट्री की फैसिलिटीज़ होती हैं ये ट्रेंड स्टाफ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ताकि जो ट्रेंड आपका स्टाफ है या जो अनट्रेंड स्टाफ है वो एक रिक्वायर्ड टास्क को कंप्लीट कर सके वक्त के साथ साथ। पांचवा जो कंपोनेंट है वो होता है इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन। जाहिर सी बात है जब ये इक्विपमेंट मेंटेनेंस की बात आएगी तो आप खुद ही समझ जाएं कि इक्विपमेंट्स हमारे पास बहुत तरह के होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि ये इक्विपमेंट ठीक भी है या नहीं। सबसे बड़ी बात कैलिब्रेशन। आपने पढ़ा हुआ है कि कैलिब्रेशन बहुत तरह के एरर्स लेकर आती है जो कि ठीक नहीं है। तो लिहाजा अब हम इक्विपमेंट की मेंटेनेंस करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको कैलिब्रेट करते हैं। अब इसकी डिटेल क्या है कि जितना भी इक्विपमेंट है उसको आपने मेंटेन करना है। मेंटेन कैसे करना है कि लेबॉर्ट्री में आपने स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने हैं, कुछ लिमिट्स लगानी हैं ताकि आपका इक्विपमेंट जो है वो पर्टिकुलर हो सके, उसमें पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स आ सकें, ठीक है। फिर बार बार आपको उसे चेक भी करना चाहिए। अगर गलती आ रही है तो उसे करेक्ट भी करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इनअप्रोप्रिएट है तो उसे आपने बार बार चेकआउट भी करना है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं इसके आपने बहुत सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं ताकि एक इन्वायरमेंट और इक्विपमेंट जो है वो आपका क्लियर हो सके। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जैसे कुछ बैलेंसेस होते हैं, पिपेट्स होती हैं, बीकर्स होते हैं। अगर हम उन्हें कैलिब्रेशन के बगैर इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे एक रिस्क होता है। तो रिस्क नहीं लेना है इसमें कभी भी। इसमें क्राइटेरिया एक बनाना है चेकिंग का, ठीक है, जो एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस में आ सके। यानी क्राइटेरिया ऐसा ना हो जो कि प्रैक्टिसेबल ही ना हो, ठीक हो गया। तो इससे क्या होता है कि आप अलाउ कर तमाम इससे प्रॉब्लम जितने भी होंगे वो डायग्नोज हो जाएंगे, और अगर प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाती है तो उससे अगला स्टेप ही ये होता है कि उस प्रॉब्लम को डायग्नोज होने के बाद उसको करेक्ट भी किया जा सकता है। 6 नंबर पे हमारे पास आता है सैम्पलिंग। सैंपल क्या होता है, आपने पढ़ा है, सैंपल वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी पॉपुलेशन का जो पिकअप किया जाता है, और वो होल पार्ट्स की क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नॉन एज सैंपल। अब ये जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है इसमें सैम्पलिंग के टोटल जो हैं वो 4 वेज हो सकते हैं, 4 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 पे आप स्ट्रिक्टली प्रोसीजर फॉलो करें, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपीज ने जो आपको प्रोसीजर बताए हुए हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करें। नंबर 2 पे अपने इक्विपमेंट को इंश्योर करें कि वो इक्विपमेंट क्लीन है या वो सही तौर पर वर्क कर रहा है। थर्ड पे जितनी भी कंडीशंस हैं उन्हें रिकॉर्ड करें जिन्हें आप सैंपल पे अप्लाई कर रहे हैं। उन कंडीशंस को रिकॉर्ड ऐसे करें जैसे टेम्परेचर अगर वेरिएशन शो कर रहा है तो टेम्परेचर को भी रिकॉर्ड कर लें कि टेम्परेचर गलत तो नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद 4th पे ये होता है कि आप प्रिकॉशंस भी इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखें कि कंटेमिनेशन ना हो सके। तो सैम्पलिंग के ये 4 रूल्स आपने ज़हन में रखने हैं। नंबर 1 एसओपीज जो आपको सैम्पलिंग के लिए मेथड देता है, आपने स्ट्रिक्टली उनके साथ एडहियर रहना, उनके साथ चिपके रहना है।
सेकंड पे अपने इक्विपमेंट को इंश्योर करें कि वो सही तौर पर और वो साफ तौर पर काम कर रहा है। थर्ड पे जितनी भी आपकी कंडीशंस हैं उन्हें रिकॉर्ड करें जो कि सैम्पलिंग पर आप अप्लाई कर रहे हैं। फोर्थ पे क्या है कि प्रिकॉशंस को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि आप कंटेमिनेशन से बच सकें, क्योंकि अगर कंटेमिनेशन हो गई तो आपकी जो सैम्पलिंग है वो ख़राब हो सकती है। अब 7 अगर इसका हम पार्ट देखें, हमने 6 कंपोनेंट्स जो हैं वो पढ़े हैं। 6 कंपोनेंट्स जो अब तक हमने पढ़े हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी थे। और वो 6 कौन से थे? सैम्पलिंग था, इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन था, उसके बाद था आपके पास ट्रेनिंग था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे और मैनेजमेंट थी। तो ये सारे हमने प्रोसीजर पढ़ लिए। अब हम कंपोनेंट नंबर 7 पढ़ रहे हैं जिसका नेम है सैंपल रिसिप्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल। ये वाला 7, सैंपल रिसिप्ट स्टोरेज, उसे सैंपल को स्टोर कैसे करना है और उसे वेस्ट कैसे करना है। अब ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अनदर इम्पॉर्टेंट जो एरर होता है वो ये आता है कि सैम्पलिंग में बहुत ज़्यादा एरर आते हैं। सैंपल को प्रॉपर स्टोरेज देना पड़ता है एनालिसिस के लिए। फिर ये इंश्योर करवाना ज़रूरी है कि लेबॉर्ट्री का जो एनालिटिकल सिस्टम है वो फुली डॉक्यूमेंटेड है। क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा हुआ है कि सैंपल इतने ग्राम था या इतने ग्राम सैंपल आपने वेस्ट किया किसी वजह से, ठीक है, एंड कॉरस्पॉन्ड टू द प्रैक्टिसेस लेड डाउन इन द रेलेवेंट SOPs। इक्वली इम्पॉर्टेंट आर द अरेंजमेंट्स फॉर डिस्पोजल ऑफ सैंपल। आपने ये ख्याल करना है जो सैंपल है उसको डिस्पोज ऑफ आप कर तो रहे होते हैं, लेकिन वो उसका जो डिस्पोजल आप कर रहे हैं क्या वो प्रॉपरली मैनेज फॉर्म में है। दिस शुड बी डन व्हेन द सैंपल एक्सीड स्टेबल स्टोरेज टाइम। बस वक्त ऐसा होता है कि सैंपल का स्टोरेज टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सैंपल को आपको कई अरसे तक स्टोर करना पड़ता है। तो अब उस अरसे को जब स्टोर किए रखते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि सैंपल जो है वो ख़राब हो जाए या सैंपल अपने सही तौर पर काम ना कर सके। तो उस सूरत हाल में आप क्या करते हैं? उस सूरत हाल में आप सैंपल को डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा गिरा सकते हैं, या ये भी होता है बाज़ औक़ात कि सैंपल खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, उसका वेट कम हो जाता है। तो सैंपल की, और ये बार बार वो यही कह रहा है कि आपकी एक वेल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में जो है वो सारा काम होना चाहिए। और डॉक्यूमेंटेशन आपकी हमेशा हेल्प करेगा चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करने में, प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज़ करने में और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में। तो आपने हमेशा डॉक्यूमेंटेशन में इसको रखना होता है। अब ये जो लास्ट वन है वो है रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। ये लास्ट कंपोनेंट होता है। जाहिर सी बात है अब आपके कुछ फाइनल प्रोडक्ट्स बनेंगे लेबॉर्ट्री के, तो जब फाइनल प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं तो आपको इसमें चाहिए होता है डाटा। डाटा का आप क्या करते हैं? डाटा को फिर आप अरेंज करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के लिहाज से, ठीक है। जो मैनेजमेंट ने डॉक्यूमेंटेशन आपके पास भेजी है आपने उसी के मुताबिक उसको रिजल्ट्स को क्या करना है, उनको रिपोर्ट करना होता है। फिर आपने उनको रिपोर्ट ही नहीं करना, खाली आपने उनको इंटरप्रिटेट भी करना होता है। इंटरप्रिटेटिंग का मतलब ये होता है कि आपने उसको उसमें से अख्ज़ करना है कि आपने क्या नतीजा उससे जो है वो निकाला है। तो ये कहलाता है रिपोर्टिंग ऑफ दी रिजल्ट्स, कि आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग क्या है, वो किस फॉर्म में आए हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्या थी, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास आ जाता है। आज हमने क्या पढ़ा है? क्वालिटी एश्योरेंस सबसे पहले होती क्या है, उसके बाद हमने इसके 8 कंपोनेंट्स पढ़े हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहला कंपोनेंट कौन सा था? मैनेजमेंट। दूसरा कंपोनेंट कौन सा था? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग और मैनेजमेंट दोनों स्टाफ से रिलेटेड होते हैं, इसमें स्टाफ को मैनेजमेंट के रूल सिखाए जाते हैं, उन्हें ट्रेन किया जाता है। थर्ड पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये कोर होता है किसी भी जो मैनेजमेंट का सिस्टम होता है उसका कोर क्या होता है? SOPs। पहले SOPs बताए जाते हैं कि ये प्रोसीजर आपने अप्लाई करने हैं। फोर्थ पे हमने देखा लेबॉर्ट्री की फैसिलिटीज़ हमने देनी है इसमें, ठीक है। फिफ्थ पे हमने इक्विपमेंट मेंटेनेंस के जो इक्विपमेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं हमने उनको कैसे मेंटेन करना है और उनको किस तरीके से कैलिब्रेट करना है, ठीक है। सिक्स पे फिर हमने क्या देखा कि सैम्पलिंग जो है वो हम कैसे करते हैं। सैम्पलिंग के हमने 4 रूल देखे, जो 4 रूल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे कि उन 4 रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, सैम्पलिंग को बेहतर बना सकते हैं।
7 पे हमने सैंपल रिसिप्ट देखा, स्टोरेज देखा, डिस्पोजल देखा कि सैंपल का स्टोरेज जो है वो किस हिसाब से चल रहा है। 8 पर हमने लास्ट में देखे रिपोर्टिंग ऑफ दी रिजल्ट। तो ये हमारा एक आज लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वालिटी एश्योरेंस के कुछ और रूल्स पढ़ेंगे, तो इसको आप इसके नोट्स साथ साथ बना लें, क्योंकि एक एक बात तो स्लाइड्स में नहीं लिखी जाती, लेकिन बेटा जो ऑडियो होती है उसके अंदर आप अपने नोट्स जो हैं साथ कॉपी पेंसिल रखकर साथ साथ नोट करते जाएं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो मैं आजकल आपको पढ़ा रही हूँ, जो आपको इजीली ऑनलाइन समझ में आ सकें, वो लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जा रहे हैं। तो इसको आप अच्छे से गो थ्रू करें, तो फिर हम इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट में डिस्कशन लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।